दक्षिणी नेपाल में भलमनी अपने अनाथालय की एक खिड़की से दृश्य को देख रहे हैं जब मिसेज हन्ना उन्हें चौंकाती हैं और बाकी सहपाठियों के साथ जुट जाने के लिए कहती हैं। तो वह युवा लड़का बाहर जाता है जहां वह अनाथालय के बच्चों को फुटबॉल मैदान पर मस्ती करते हुए देखता है। उस क्षेत्र के आसपास जंगली जानवर शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन जब वे एक बड़े बाघ के आने की आवाज सुनते हैं तो डर कर भाग जाते हैं। हालांकि शिकारी को इसकी परवाह नहीं होती और वह अपने शावक के पास बैठा रहता है जो अपने पिता के साथ उत्साह से खेलता है। दूर एक उद्यमी जिसका नाम समछाई है को जेनिन नाम के अनाथालय के कर्मचारी का फोन आता है जो बताता है कि उसने एक वयस्क बाघ को एक छोटे शावक के साथ देखा है। इस खबर को सुनकर आदमी उत्साहित हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह बाघिन होती है तो वह उसका इस्तेमाल प्रजनन के लिए कर सकता है, जिससे उसे कई शिकारी अपने अधीन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। अगले दिन हन्ना अनाथालय की घंटी बजाती है ताकि सभी बच्चे आकर अपना दोपहर का खाना खा सकें और बाद में जब हर कोई सो रहा होता है भालमणि एक बुरे सपने में अपने परिवार को एक दुखद भूकंप में खोने के क्षणों को फिर से जीता है। उसी समय हन्ना और ईडा जो एक टेबल पर बात कर रहे थे उस युवा को नींद में चलने के कारण जगह के चारों ओर घूमते हुए देखते हैं और इससे पहले कि वे उसे रोक सकें वह फर्श पर गिर जाता है। नतीजतन भलमानी को हल्की चोट लगती है और लड़के की देखभाल करने के बाद हन्ना कहती हैं कि वे हमेशा उसके लिए वहां रहेंगे जैसे एक असली परिवार। हालांकि लड़का इसे नहीं मानता है और कहता है कि उसका परिवार वहां नहीं है क्योंकि वे सभी चले गए हैं। बातचीत के बाद भालमणि छात्रावास लौटता है और उसका उदास व्यवहार महिलाओं को दुखी कर देता है। सुबह में हन्ना अनाथों को पढ़ाना जारी रखती है और जब भालमणि उसे टाइगर के नेस्ट के नाम से जाने जाने वाले मठ के बारे में समझाते हुए सुनता है तो वह उत्साहित हो जाता है, यह देखकर कि विषय ने उसके छात्रों की रुचि जगा दी है। शिक्षक उससे कहती है कि वह जो कुछ भी इसके बारे में जानता है उसे बताने के लिए आगे बढ़े और उत्साह से वह लड़का ब्लैकबोर्ड के पास चला जाता है। भलमणि बताता है कि उसकी माँ हमेशा उसे मठ के बारे में कहानियां सुनाती थी, लेकिन उसके स्पष्टीकरण के दौरान उसे एक छात्र द्वारा रोक दिया जाता है जो उसे चिढ़ाता है। यह लड़के को बेहद दुखी कर देता है और बाद में जब वह अपने दांत ब्रश कर रहा होता है तो शरारती उसे फिर से परेशान करने लगते हैं और वह उन पर पानी छिड़कने की कोशिश करता है ताकि वे उसे परेशान करना बंद कर दें। संध्या के समय भालमणि उस जगह पर रहने से थक जाता है और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने के लिए वह अनाथालय से भागने का निर्णय लेता है। इलाके में चलते समय लड़के को पास में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वह यह देखने के लिए आवाज के स्रोत की ओर चलता है कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह घटनास्थल पर पहुंचता है भालमणि सामचाई और जेनिन से टकराता है जो वयस्क बाघ के शरीर के सामने खड़े होते हैं जिसे टाइकून की गोली से मार दिया गया था। इस रवैये से नाराज जेनिन अपने वरिष्ठ को डांटता है, लेकिन वह आदमी उसे अपने मामलों में हस्तक्षेप न करने और शिकारी के शरीर को अपने वाहन तक ले जाने का आदेश देता है। इसी समय भालमणि पिंजरे में फंसे शावक को देखता है और जैसे ही वयस्क दूर जाते हैं वह जानवर को मुक्त करने के लिए दौड़ता है। हालांकि इससे पहले कि वह भाग सके लड़के को समछाई द्वारा देखा जाता है जो अपने आदमियों को उसे पकड़ने की कोशिश करने के लिए चिल्लाता है और एक पीछा शुरू होता है। अपराधियों की नजर से बचने के बाद भलमणि एक गिरे हुए पेड़ के तने के पीछे छिप जाता है और यह महसूस करने के बाद कि वह उन्हें खोज नहीं पाएगा टाइकून पीछा छोड़ देता है। गुस्से में समछाई भी जेनिन को आदेश देता है कि वह यह पता लगाए कि लड़का कौन है क्योंकि उसे पता है कि वे अनाथालय के बच्चों में से एक द्वारा लूटे जा सकते हैं। सुबह में भालमणि एक छोटे से परित्यक्त निवास पर पहुंचता है और उस जगह को अस्थायी आश्रय के रूप में उपयोग करता है जिससे वे बिना चिंता के आराम कर सकें। अनाथालय के रसोई घर में कुछ व्यंजन तैयार करते समय जेनिन को समछाई से कॉल प्राप्त होती है जो पूछता है कि क्या उसने पहले ही पता लगा लिया है कि बाघ के शिकार के दौरान चोरी के लिए कौन जिम्मेदार था। डरते हुए आदमी जवाब देता है कि वह अब तक इसके बारे में कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया है और टाइकून उसे स्थिति को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश देता है। कुछ घंटे बाद भलमणि छोटी शेरनी को जंगल के किनारे ले जाता है और उसे विदा करता है, कहते हुए कि वह उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए उसे अपनी दैनिक जिंदगी में लौटना होगा। हालांकि शावक अकेला छोड़ने से इनकार करता है और नए यात्रा साथी को पाकर उत्साहित है। युवक रस्सी को पट्टा की तरह इस्तेमाल करता है और अपने दोस्त के साथ अपने गृहनगर के लिए निकल पड़ता है। अनाथालय में हन्ना और ईडा उस वयस्क बाघ के बारे में पता लगाते हैं जिसने अपनी जान गंवा दी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनाथालय के सभी बच्चे ठीक हैं वे गिनती करने का निर्णय लेते हैं। इस वजह से ये जोड़ी देखती है कि भालमणि गायब है और सभी अनाथों से उसे खोजने में मदद करने के लिए कहती है। जब जेनिन को यह पता चला कि जिस रात शावक को बचाया गया था उसी रात लड़का गायब हो गया तो वह चिंतित हो गई और उसी समय हन्ना ने पुलिस को फोन करने का निर्णय लिया। अगले दिन भलमणि एक झील के किनारे बाघिन के पास जागता है और जैसे ही वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं वह गार्डों के एक समूह के सामने आ जाता है जो उन्हें खोज रहे हैं। देखे जाने से बचने के लिए लड़का एक नाव की ओर भागता है और अधिकारियों के द्वारा पाए बिना दृश्य छोड़ देता है। कुछ मिनट बाद भलमणि एक विशाल नदी के तेज बहाव के बीच में पहुंच जाते हैं और लकड़ियों के ढेर से बचने की कोशिश करते हुए वह अपनी नाव को ज्यादा मोड़ देते हैं और पानी में गिर जाते हैं। लड़का जल्दी से नाव पर लौट आता है और अपने शावक दोस्त के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है जो उसके साथ अधिक से अधिक करीब महसूस करता है और उसका नाम मोक्ति है।
इस बीच अनाथालय के सदस्य भेलमणि के लापता होने की बात करते हैं और जब यह पता चलता है कि युवक कुछ समय पहले आए भूकंप के पीड़ितों में से एक है तो जेनिन सुझाव देती है कि वे उस शहर की जांच करें जहां यह आपदा हुई थी। यह सुनकर हन्ना इस विचार से सहमत होती है और अपने सहयोगी के साथ वहां जाने का निर्णय करती है। अपनी यात्रा के दौरान भेलमणि एक लड़की को नदी किनारे कपड़े धोते हुए देखता है और उससे मदद मांगने के लिए दौड़ता है क्योंकि वे बहुत भूखे हैं। डरी हुई युवती भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके टखने में मोच आ जाती है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। उसे शांत करने की कोशिश करते हुए भलमणि वादा करता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बताता है कि वे केवल आश्रय और भोजन की तलाश में हैं ताकि अपनी यात्रा जारी रख सकें। लड़के की कोई बुरी मंशा नहीं समझकर युवती शांत हो जाती है और यात्री की मदद स्वीकार करती है ताकि वह गाँव लौट सके। लड़की अपना नाम भेखनी बताती है और अपने नए दोस्त को अपने घुमंतू गांव ले जाती है जहां भालमणि उसे बताती है कि वह शावक के साथ यात्रा कर रहा है जिसे उसने शिकारियों से बचाया था। यह देखते हुए कि भलमणि का दिल अच्छा है, गांव के बुजुर्गों में से एक राहत महसूस करता है और उसे उनके साथ रहने की अनुमति देता है। कुछ मिनटों बाद भेखनी लड़के को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वह उसे कुछ दिखाना चाहती है और मोक्ति को गांव में छोड़ने के बाद दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। फिर लड़की अपनी दोस्त को एक विशाल झरने के पास ले जाती है जहां वे तैरते हैं और कुछ समय के लिए मजा करते हैं। उसके बाद जोड़ी गांव लौट आती है और भलमणि मोक्ति को एक बकरी का दूध पिलाती है। बेचनी फिर बताती है कि वह और उसके लोग जाने वाले हैं लेकिन कहती है कि उनके जाने से पहले एक अंतिम चेतावनी है। युवा महिला बताती है कि जब वह वयस्क हो जाएगी तो मोक्ति एक बहुत अधिक शक्तिशाली जानवर बन जाएगा और लोगों पर हमला कर सकता है, इसलिए बालमणि को उसे जल्द से जल्द घर ले जाना चाहिए। इस बीच हन्ना और गेन अपने सफर को लड़के के गृहनगर की ओर जारी रखते हैं और आदमी को तब चिंता होने लगती है जब वह देखता है कि सामचाई उसे उसकी देरी के बारे में कई संदेश भेज रहा है। इसलिए कर्मचारी ने बालमणि का घर का पता टाइकून को भेजने का फैसला किया जो स्थान की ओर जाता है। बिना समय गंवाए जेनन हन्ना से लड़के को छोड़ी हुई रिहायश में देखने के लिए कहता है और झूठ बोलता है। कहता है कि वह उसे शहर के बस स्टेशन पर खोजेगा। जंगल में सड़क के बीच में बालमणि को एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट मिलती है जिससे वह अपने गृहनगर पहुंच जाता है। लड़का जल्दी से अपने पुराने घर जाता है और जैसे ही वह पहुंचता है भूकंप से हुई तबाही देखकर स्तब्ध रह जाता है। कुछ मिनट बाद आराम करते हुए बालमणि एक वाहन के आने की आवाज सुनता है और जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो वह देखता है कि समछाई ने उसे ढूंढ लिया है। हताश होकर लड़का मोक्ति से छिपने के लिए कहता है लेकिन कोई फायदा नहीं और युवक को काबू करने के बाद टाइकून बच्चे को पकड़ लेता है। जाने से पहले समछाई उसे चुप रहने का आदेश देता है कि जो हुआ उसके बारे में किसी को न बताए, यह कहते हुए कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे खत्म करने के लिए वापस आ जाएगा। अपराधी फिर दृश्य छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद हन्ना प्रकट होती है। अंततः बालमणि को खोजने के लिए राहत महसूस करती है। अनाथ को कुछ पानी और खाना देने के बाद महिला पूछती है कि क्या हुआ और वह जवाब देता है कि उसे एक बाघ का बच्चा मिला। हालांकि हन्ना उस पर विश्वास नहीं करती है और उसे उसके साथ जाने के लिए कहती है ताकि वे सुरक्षित जगह पर जा सकें, लेकिन लड़का इस पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि वह वहीं रहेगा। बालमणि का ख्याल रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हन्ना उसके पास बैठ जाती है और समझाती है कि भले ही उसकी माँ अब जीवित नहीं है, युवा लड़का उससे अभी भी जुड़ा है और वे हमेशा साथ रहेंगे। इसके अलावा महिला सुझाव देती है कि वे उस निवास में रात बिताएं और सुबह अनाथालय लौटें। बालमणि इस विचार को स्वीकार करता है और हन्ना लड़के को दिलासा देने लगती है जबकि वह उसे बताती है कि उसने कैसे अपनी मां को एक कार दुर्घटना में खो दिया। कुछ घंटों बाद समछाई फिर से शावक को पकड़ने के बाद गेनेन का भुगतान करता है और कहता है कि अब से उसकी अधीनस्थ अपने लंबे समय से सपने देखे गए मोटरसाइकिल को खरीद सकेगी। इस बीच छोड़े गए घर में बालमणि एक बुरे सपने के बाद जागता है और यह जानते हुए कि हन्ना उसकी सुरक्षा की कितनी परवाह करती है, वह छोड़ने का फैसला करता है और उसके सुने बिना ही जगह छोड़ देता है। सुबह होते ही लड़का उन अन्य पड़ोसों में से एक में पहुंचता है जो भूकंप से तबाह हो गए थे और उस इलाके में रहने वाले अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक होता है जो तबाही के बाद भी उस क्षेत्र में रहते थे। जैसे ही वह जागती है और देखती है कि बालमणि अब वहां नहीं है, हाना उसे खोजने का निर्णय लेती है। कुछ समय बाद जैसे ही रात होती है, लड़का अपने दोस्तों से मुक्ति की गिरफ्तारी के बारे में बात करता है और उसी समय उनमें से एक युवा को याद आता है कि पड़ोस अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोदामों से भरा है। तो अनाथों का समूह एक भवन की ओर जाने का निर्णय लेता है और जैसे ही वे वहां घुसते हैं, वे समछाई के एक गुर्गे से सामना करते हैं जो एक वयस्क बाघ की खाल उतार रहा है। इसके तुरंत बाद बालमणि मोक्ति की तलाश में जगह जगह से छिपकर खोजता है, जो अकेला एक पिंजरे में पाया जाता है जो धनाढ्य के शयन कक्ष के पास है, जो अपने बिस्तर में सो गया है। तेजी से लड़का बिना कोई आवाज किए अपने दोस्त को बचाता है और दरवाजे की रक्षा करते हुए बच्चों में से एक को जेनेन को अपराधियों में से एक से बात करते हुए देखता है। मोक्ति को बचाने के बाद बालमणि अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसी क्षण उनमें से एक फर्श पर एक कांच की बोतल गिरा देता है जिससे समछाई जाग जाता है। यह देखकर कि शावक पकड़ा गया है, टाइकून अपने गुर्गों पर चिल्लाता है कि वे घुसपैठियों को पकड़ें और जल्दी से समूह बाहर चला जाता है। इसके तुरंत बाद युवकों में से एक बालमणि से छिपने के लिए कहता है जबकि बाकी लोग अपराधियों को विचलित करते हैं। इसके कारण समछाई अपना लक्ष्य खोजने में असमर्थ है और वह जनन को धमकी देना शुरू कर देता है। कहते हैं कि वह उसे स्थिति को सुलझाने के लिए एक आखिरी मौका देगा।
अगली सुबह बलमणि अपने पड़ोसी माधव से मिलते हैं और देखते हैं कि युवा व्यक्ति भूखा लग रहा है। वह उसे अपने भोजन का कुछ हिस्सा देने का निर्णय लेते हैं। उनकी बातचीत के दौरान लड़का बताता है कि वह उत्तर की ओर जा रहा है ताकि छोटा बाघ एक सुरक्षित स्थान पर रह सके जहां किसी भी प्रकार का खतरा न हो। यह सुनकर माधव खुलासा करते हैं कि उनका गाँव भी उसी दिशा में स्थित है और कहते हैं कि वह बलमणि की यात्रा में साथ जा सकते हैं। दूर कहीं हन्ना पास के पुलिस स्टेशन जाती है और जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस अधिकारी कहते हैं कि वे महिला का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं ताकि वह अनाथालय चलाना जारी न रख सके, क्योंकि उसकी गैर जिम्मेदारी के कारण वह दूसरी बार उसी बच्चे को खो चुकी है। यह खबर हन्ना को बेहद चिंतित कर देती है और जब वह कमरे में दीवार पर बनी तस्वीर को देखती है तो उसे टाइगर नेस्ट मठ की एक तस्वीर दिखाई देती है और वह यह देखने के लिए वहां जाने का निर्णय करती है कि क्या बालमणि वहां है। इसी समय जनन लड़के की संभावित स्थान के बारे में समझाई को सचेत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण वह एक पैदल यात्री से टकरा जाता है। नतीजतन आदमी अपना मोबाइल फोन जमीन पर गिरा देता है और यह जानने के लिए उत्सुक कि उसकी सहकर्मी ने किसके साथ इतनी सारी संदेशों का आदान प्रदान किया है, हन्ना डिवाइस को उठा लेती है, यह समझते हुए कि गेनेन ने अभी अभी बलमणि की संभावित स्थान के बारे में किसी को सतर्क किया है। महिला गुस्से में हो जाती है और सवाल करती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। दूर कहीं माधव अपने नए दोस्त को सड़क पर एक जगह ले जाता है जहां वह अपने चाचा से मिलता है, जो उन्हें अपनी पिकअप ट्रक में उत्तर की ओर ले जाता है। यात्रा के दौरान युवक कहता है कि वह शहद शिकारियों की एक जनजाति का हिस्सा है और बालमणि को वहां ले जाने का फैसला करता है ताकि वह जगह देख सके। कुछ समय यात्रा करने के बाद युवक उस व्यक्ति से अलविदा कहते हैं और जंगल के रास्ते पर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच जेनन हन्ना को समझाता है कि वह समझाई के साथ मिलकर कैसे काम कर रहा था और महिला उसके फैसलों से नाराज है। उसे शांत करने की कोशिश करते हुए आदमी माफी मांगता है और कहता है कि वह स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी करेगा। फिर हन्ना के मन में एक विचार आता है और अनाथालय के कर्मचारी एक पुराने दोस्त की दुकान पर जाते हैं जहां वे समझाई से प्राप्त पैसे का उपयोग उत्तरी क्षेत्र की यात्रा के लिए करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में माधव को अपने पिता मिलते हैं जो शहद इकट्ठा करने का काम करते हैं और वह यह बताने के लिए उत्सुक होते हैं कि उन्होंने शहर में ले जाए गए सभी उत्पाद बेच दिए हैं। इसके अलावा युवा व्यक्ति बालमणि को अपने पिता और अन्य श्रमिकों से परिचित कराता है जो मोक्ती को फर्श पर खेलते हुए देखकर आनंद लेते हैं। कुछ समय बाद यह जोड़ी शहद के शिकारी के गांव पहुंचती है और बाघिन को खाना देने और बालमणि को नया परिधान देने के बाद वे मठ की ओर निकल पड़ते हैं। हालांकि चलने के दौरान लड़का ऊंचाई के कारण अस्वस्थ महसूस करने लगता है और माधव कहते हैं कि अब रुककर कुछ देर आराम करने का समय है। फिर वे थोड़ी देर तक बात करते हैं और अंततः अपनी यात्रा जारी रखते हैं। एक बिंदु पर माधव ने बालमणि को बताया कि बाघ के घोंसले तक पहुंचने के लिए उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए और जाने से पहले अनाथ अपने दोस्त को अलविदा कहता है। उसी समय हन्ना विमान से क्षेत्र में पहुंचती है और उतरने के बाद वह अपने गाइड से मिलती है जो कहता है कि उन्हें तुरंत मठ के लिए निकलना होगा क्योंकि एक तूफान आ रहा है। महान पहाड़ों में बलमणि मोक्ती के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते हैं जोड़ी रास्ता भटक जाती है और भारी बर्फीले तूफान के बीच में रुकने के लिए मजबूर हो जाती है। लड़का ठंड महसूस करते हुए भी शावक को गर्म रखने की कोशिश करता है और उसे अपने बैग में रखे हुए कुछ मांस खिलाने में सफल होता है। समस्या यह है कि तापमान गिर रहा है और अचानक बालमणि बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद एक समूह आदमी उस लड़के को बर्फ में खोया हुआ पाता है और उसे बचाने का जल्दी निर्णय करता है। उसे अपने गांव में उनकी सवारी पर ले जाता है। जैसे ही वह होश में आता है और मोक्ती को अपने पास सुरक्षित देखता है, बालमणि राहत महसूस करता है और जनजाति के सदस्यों की मदद से यह जोड़ी अपनी ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने में सफल होती है। अगले दिन समूह यात्री को मठ की ओर कुछ मील ले जाता है और उन्हें शुभकामनाएं देने के बाद वे चले जाते हैं। इसके बाद बालमणि अपनी यात्रा बाघ के घोंसले की ओर जारी रखता है जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी मोक्ती को नियंत्रित करने के कारण थकावट महसूस करता है। बाघिन के व्यवहार से चिढ़कर लड़का उसका कॉलर छोड़ने का फैसला करता है और उसे जाने का आदेश देता है। कहता है कि वह अब इसे सहन नहीं कर सकता। इस रवैये से मोक्ती भ्रमित हो जाती है और यह एहसास कर कि उसकी दोस्त अब उसे अपने पास नहीं चाहती, बच्चा उससे दूर चला जाता है। अब जब वह अकेला है, बालमणि रात में आग के पास खुद को गर्म करता है और सुबह होते ही वह जंगल में थोड़ी देर तक चलता है। अचानक लड़का दूरी में एक कोरस सुनने लगता है और जब वह क्षितिज की ओर देखता है तो वह अपने सामने पहाड़ों में से एक पर बाघ का घोंसला देखता है। यह खोज बालमणि को अत्यधिक उत्साहित करती है और उसी समय मोक्ती उसके पीछे प्रकट होती है, यह दिखाते हुए कि वह अब भी उसके साथ यात्रा करना चाहती है। यह महसूस करते हुए कि वे इस यात्रा को साथ में पूरा कर सकेंगे, जोड़ी मठ की ओर बढ़ती है, लेकिन अचानक वे सामचाई से चौंक जाते हैं जो लड़के को तुरंत बाघिन सौंपने का आदेश देता है। हालांकि बालमणि ऐसा करने से मना कर देता है और टाइकून अपनी बंदूक निकालता है, यह कहते हुए कि अगर उसे हटा दिया जाए तो कोई उसे याद नहीं करेगा। धमकियों के बावजूद लड़का भयभीत नहीं होता और आदमी को डराने के लिए चिल्लाता है। उसी समय मोक्ती क्रोध की स्थिति में प्रवेश करता है और अपराधी की तरफ कूदता है जो अपनी बंदूक गिरा देता है। जल्दी से बालमणि बंदूक को दूर फेंकता है और अपने दुश्मन को स्थिर करने के लिए बाघिन शमछाई की टांग पर काटने लगती है। गुस्से में अपराधी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है जैसे ही वह पीछे की ओर चलता है, लेकिन इससे वह चट्टान से गिर जाता है और गिरने से उसका अंत हो जाता है।
इस दृश्य को देखकर भालमणि चौंक जाते हैं और थोड़ी देर बाद हन्ना आती है और उनसे माफी मांगती है कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। इसके अलावा महिला लड़के को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि एक खतरनाक शिकारी उसकी तलाश में है, लेकिन युवक दावा करता है कि वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है। यह महसूस करते हुए कि भलमणि ने सभी खतरों का अत्यधिक साहसिक तरीके से सामना किया है, हन्ना प्रभावित होती है और उसे मठ तक साथ चलने की पेशकश करती है। साइट पर पहुंचने पर मोक्ती मंदिरों में से एक में दौड़ती है, जहाँ उसे कई भिक्षुओं द्वारा स्वागत किया जाता है जो उसे देखकर उत्साहित होते हैं। थोड़ी देर बाद भालमणि एक नेता से बात करता है और बताता है कि उसकी मां ने हमेशा उसे बाघ के घोंसले के गुरु की कहानियां सुनाई थीं, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी डर, खतरे और दुखों का सामना किया। फिर साधु खुलासा करता है कि लड़का इसी यात्रा को मोक्ती के साथ कर सका है, जो अब से दुनिया में कहीं और से ज्यादा सुरक्षित स्थान पर होगा। हालांकि आदमी समझाता है कि उसकी तरह एक बाघिन को परिवार की जरूरत होती है और सुझाव देता है कि वे उसे एक वयस्क बाघिन के पास ले जाएं, जिसने हाल ही में बच्चे पैदा किए हैं। इस विचार को सुनकर भालमणि उत्तेजित हो जाती है और कुछ समय यात्रा करने के बाद समूह बिल्ली के क्षेत्र में पहुंचता है, जो अपने 2 शावकों के साथ दिखाई देती है, ताकि उसका महान मित्र अंततः स्वतंत्र हो सके। लड़का उसे अलविदा कहता है और मोक्ती जानवरों की ओर चलना शुरू करता है। हालांकि जाने से पहले बाघिन अपने मालिक के पास वापस दौड़ती है, ताकि जाने से पहले वह उसे एक आखिरी गले लगा सके। भावनात्मक रूप से भालमणि कहते हैं कि वह अपने दोस्त को बहुत याद करेंगे और उसके गले से अस्थायी कॉलर हटा देते हैं। उससे कहते हैं कि अब से अपनी जिंदगी का आनंद लें। उस दृश्य से हन्ना और अन्य भिक्षु पूरी तरह से प्रभावित होते हैं और जैसे ही वे मोक्ती को बाघिन के परिवार का नया सदस्य स्वीकार करते हुए देखते हैं, वे लड़के के पास जाते हैं। उसे सांत्वना देने के लिए भिक्षु कहते हैं कि अतीत में जिन कठिनाइयों का हमने सामना किया है, उसके बावजूद हमेशा एक नई शुरुआत करना संभव है, और उन शब्दों ने भालमणि को प्रेरित किया। कुछ समय बाद अनाथालय के बच्चे बगीचे में खेलते हैं और रात का खाना बनाते समय जेनिन अपने सपनों की मोटरसाइकिल का पोस्टर दीवार से हटाने का फैसला करता है। उसके बाद हन्ना सभी को खाने के लिए बुलाती है और मेज पर जाने से पहले भलमणि ने बाघ के घोंसले के महान गुरु की कहानी का पोस्टर